नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मानसून सीजन में प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश से लैंडस्लाइड होने और फसलों के नुकसान होने को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अब इसको लेकर आकलन करने की जगह पर पहले प्रभावितों को राहत पहुंचाना बेहद ही जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी मानसून सीजन जारी है और ऐसे में आपदा की स्थिति भी लगातार बनती हुई देखी जा रही है। ऐसे में अभी नुकसान को लेकर आकलन करने की जगह है। जो लोग प्रभावित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनको राहत मुहैया कराया जाना बेहद ही जरूरी है और यही प्राथमिकता है। देखिए, अभी तो आपदा का दौर चल रहा है। अभी नुकसान को आकलन करने का समय नहीं है। अभी तो ये है कि आप जनता को जो नुकसान है उसकी भरपाई किस तरह कर सके, जनता के साथ किस तरह खड़ा हो सके, जनता को किस तरह सुरक्षित रख सके, अभी हमारा फोकस इस पे है। उत्तराखंड में भू अध्यादेश और यूसीसी को लेकर प्रदेश सरकार ने अपने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में यूसीसी को लेकर गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सौंप दी जाएगी। वहीं भू अध्यादेश को लेकर भी प्रदेश में लंबे समय से मांग चल रही है और इसको लेकर सरकार सकारात्मक कदम उठाए। इसको लेकर जो है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यूसीसी को लेकर सरकार ने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं और जल्द ही इसके रिजल्ट भी सामने आएंगे। वहीं उन्होंने भू अध्यादेश को लेकर भी कहा कि प्रदेश में इस समय जो स्थिति दिख रही है, इसके तहत प्रदेश में भू अध्यादेश को शीघ्र ही लागू करना बहुत ही जरूरी हो गया है। देखिए, आप जानते हैं यूसीसी के मामले में इस सरकार ने बहुत ही प्रमुखता से कदम बढ़ाया है और आप जानते हैं कि पहली कैबिनेट में जब इससे प्रस्ताव, एकमात्र प्रस्ताव जब पार किया, उससे लेकर अभी तक आप सब चीज जानते हैं किस प्रकार से ये कदम आगे बढ़े हैं। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी साहब ने इसके लिए जो प्रयास किए हैं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। और शायद हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा देश का। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर रानीखेत जिला कांग्रेस संगठन ने द्वाराहाट में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन रानीखेत कांग्रेस जिला अध्यक्ष नारायण रावत के नेतृत्व में किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख दीपक केरोला, पूर्व प्रमुख राजेंद्र केरोला, जिला उपाध्यक्ष दीपक बिष्ट समेत तमाम गणमान्य लोगों ने शिरकत की। और इस मौके पर राजीव गांधी के देश के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। देश के विकास में योगदान, कंप्यूटर, सूचना क्रांति, पंचायती राज व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि मिलकर कांग्रेस के मूल्यों और नीतियों को मजबूत किया जाएगा और जनता के हितों के लिए संघर्ष किया जाएगा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमे पर बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बॉबी पवार का कहना है कि अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की मशीनें खरीदने के लिए टेंडर जारी किए गए थे और जिसमें ही उत्तर प्रदेश से ब्लड लिस्टेड कंपनी एलाइड मेडिकल लिमिटेड के टेंडर सौंपा गया था। और इसके साथ ही पवार ने यह भी बताया कि इस कंपनी द्वारा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की मशीनें भारत के कई राज्यों में दी गई हैं। सर, तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमे पर कई तरीके के सवाल जो है वो बॉबी के द्वारा जो है उठाए गए हैं। बॉबी पवार लगातार स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठा रहे हैं और इसी बीच जो एनेस्थीसिया है उसकी मशीन को लेकर उनके द्वारा सवाल उठाए गए हैं और स्वास्थ्य महकमे पर उनके द्वारा और भी कई सवाल जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाए गए। वहीं आपको बता दें कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार और वो लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, आज जो सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए उनके द्वारा जो है कई तरीके के सवाल उठाए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य के विभाग के द्वारा किए जा रहे कामों को लेकर हो या फिर योजनाओं को लेकर हो या फिर कई तरीके की जो स्कीम है उनको लेकर जिस तरीके से देहरादून में मामले आ रहे हैं उसको लेकर बॉबी पवार के द्वारा जो है सवाल उठाए गए।
विभाग है और इस विभाग के मंत्री गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो जैम जो है उस वेबसाइट पर एक टेंडर अपलोड किया गया था। वो टेंडर इसलिए अपलोड किया गया था, उत्तराखंड सरकार को 9 उन मशीनों की जरूरत थी जिसका नाम एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन है। ये मशीनें स्वास्थ्य विभाग को चाहिए थी और 9 मशीनों का जो इन्होंने टेंडर दिया था। अब इसमें क्या हुआ कि दर्जन भर अधिक कंपनियों ने आवेदन किया। उसके बाद वहां पर जो लास्ट में कंपनी सिलेक्ट की गई, उसकी जब हमने जांच पड़ताल की तो वो कंपनी 2018 में उत्तराखंड शासन ने उसे गढ़वाल मंडल आयुक्त IAS विनय शंकर पांडे हरिद्वार पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि जहां डैम कोठिया हरिद्वार पहुंचकर गढ़वाल आयुक्त ने बैठक भी ली। रविवार सुबह गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई और जिसमें विकास, कानून व्यवस्था, परियोजना संबंधित कई अन्य विषयों पर गढ़वाल आयुक्त ने प्रगति रिपोर्ट ली और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए और उसके साथ ही साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों की भी जानकारी उनके द्वारा ली गई। तो आपको बता दें कि गढ़वाल में मंडल आयुक्त के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई जिसमें कई तरीके के दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिए गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके के हालात इस समय हरिद्वार में भी बने हुए हैं उसको लेकर लगातार उनके द्वारा जो है बैठक के सहारे जो है जानकारी अधिकारियों के द्वारा से ली जा रही है। देखिए, आज हमने कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ जनपद हरिद्वार के कुछ विकास संबंधित कार्यों के बारे में और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर एक बैठक की है और बैठक संक्षिप्त थी। केवल उनसे हमने फीडबैक लिया है कि क्या क्या मेजर इश्यूज जनपद में अभी ऐसे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट कर सकते हैं। ऋषिकेश के बैराज जलाशय में एक महिला का शव दिखाई देने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि लोगों की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम बैराज जलाशय पहुंची। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बैराज जलाशय से शव को बाहर निकाला गया और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि शव करीब 8 से 10 दिन पुराना लग रहा है और फिलहाल पुलिस ने आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में महिला की फोटो शिनाख्त के लिए भेज दी है और शव को एम्स की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं 72 घंटे के बाद मृतका का पोस्टमार्टम कराया जाएगा जिससे महिला की मौत की वजह का भी खुलासा हो पाएगा। कोटवार में पुलों की स्थिति पूरे तरीके से जर्जर हो चुकी है और जिसको चलते सोशल मीडिया पे भी लगातार चल रहा है कि सिद्धबली मंदिर पर बने पुल की स्थिति बहुत ही खराब है। आपको बता दें कि सिद्धबली मंदिर के पुल का पिलर पूरे तरीके से खोखला हो चुका है जिसको मरम्मत की जरूरत है। वहीं उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी को जो पुल की स्थिति है उससे अवगत करवाया गया और उसके बाद कहीं जाकर प्रशासन जागा। वहीं आपको बता दें कि पुल की मरम्मत करने पर भी ध्यान दिया गया है। वहीं ये जो पुल है वो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र सिद्धबली मंदिर से जुड़ा हुआ है और इसी पुल को होकर लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। अगर प्रशासन की लापरवाही के चलते ये पुल धराशायी हो जाता है तो ऐसे में लोगों के पास अब कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं बचेगा क्योंकि सिद्धबली मंदिर को जाने वाला दूसरा गाड़ी घाट का पुल भी पहले से ही टूटा हुआ है और लोगों को इससे भारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। देखिए, हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने सभी को जो है निर्देशित कर रखा है कि वो तत्काल जो है जो भी आपदा में क्षतिग्रस्त पुल है या सड़क है उसको तत्काल ठीक कराएं। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सिद्धबली वाला हमारा पुल था उसमें कार्य शुरू हो गया है और ये तत्काल इसको तुरंत जो है उसको जल्दी सुरक्षित उसमें आ जाए हमारा वो तो चालू हो जाएगा वो।
ऋषिकेश के पास रानी पोखरी स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर जमकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक ही शख्स को नियम विरुद्ध कई शराब की पेटियां बेची जा रही हैं और जिनका इस्तेमाल तस्करी कर अवैध रूप से बिक्री में किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये खुलासा रायवाला पुलिस की गिरफ्त में आए शराब तस्कर ने किया और पुलिस के सामने पूछताछ में जो है कई सवालों के जवाब देते हुए उनके द्वारा यह खुलासा किया गया। ये बड़ी जानकारी हाथ लगने के बाद रायवाला थाना अध्यक्ष और प्रशिक्षु आईपीएस जितेंद्र मेहरा ने आबकारी इंस्पेक्टर को एक पत्र भेजने की बात कही है। पत्र में उन शराब के ठेकों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है जो नियम विरुद्ध एक व्यक्ति को कई शराब की पेटियां बेचकर शराब तस्करी को बढ़ावा देने में लगे हैं। जितेंद्र मेहरा ने यह भी कहा कि बीते दिन 22 पेटी शराब सहित शराब तस्कर अमित गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जिसने पूछताछ में शराब की खेप रानी पोखरी स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके से लाने की बात पुलिस को बताई। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आगामी 1 अक्टूबर को दिल्ली में शंखनाद महारैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2005 को ही पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी और जिससे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम चला रहे हैं और इसी के तहत कर्मचारियों ने राजधानी देहरादून में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर भी घंटी बजाओ कार्यक्रम चलाया और उसके बाद 1 अक्टूबर को दिल्ली में शंखनाद रैली निकाली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी नेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पेन्यूली ने कहा कि उत्तराखंड में सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम चलाकर पुरानी पेंशन बहाली का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सांसद और विधायक एक साथ कई पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारी आखिर पेंशन से वंचित क्यों रहें। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस का एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। पूरे देश में कार्यक्रम है कि माननीय सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम है। एक लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने माननीय सांसदों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से आप 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हो और कर्मचारियों को पेंशन से वंचित कर रहे हो, आप समय रहते जाग जाइए, नहीं तो वोट फॉर ओपीएस अभियान के तहत कर्मचारी अपना आपको जवाब देंगे। और हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय सांसद गणों से कि आप कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। ट्रंचिंग ग्राउंड को बंद करने की मांग को लेकर ग्राम कचनाल गाजी के महिला और पुरुषों का धरना प्रदर्शन आज भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम ने ठेला नदी के बीच में ट्रंचिंग ग्राउंड बनाया था और जिसकी दीवारें ठेला नदी में बाढ़ से उसमें समा गई और एकत्र कूड़ा ढेला नदी में बह गया है जो आगे जाकर रामगंगा नदी में मिलकर उसको प्रदूषित व अपवित्र करेगा। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। निगम के पास लाखों रुपए की खाद बनाने की मशीन है जो खड़े खड़े जंग खा रही है। यहां किसानों की फसलें कूड़े से खराब हो रही हैं, इसका मुआवजा दिया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जी की फतेह। ये जैसा कि सभी को विदित है कि ये एरिया जो है ट्रंचिंग ग्राउंड है और लगभग 10 सालों से यहाँ ट्रंचिंग ग्राउंड बना हुआ था और नगर निगम ने यहाँ ये कह रखा था कि हम इसकी चारदीवारी करा के मशीनें लगा के यहाँ पे एक सुरक्षित तरीके से यहाँ पे जो भी कूड़ा है उसको हम सुरक्षित करवाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हालात ये हैं कि जब अब ये आपदा आई है, पानी आया है, तो उससे यहाँ सैकड़ों एकड़ भूमि खराब हो गई है और कूड़े की बड़ी समस्या है। आपने देखा कि नदी के अंदर इस तरीके से ट्रेंचिंग ग्राउंड का बनाना और नदी का पानी डिस्टर्ब होकर कॉलोनी और खेती के जो खेत हैं उनमें आना और सारा खेती 50 एकड़ 100 एकड़ के करीब खेती खराब कर दी। तो ये जगह उपयुक्त नहीं है। ये हम अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप कहीं और व्यवस्था करें, क्योंकि जो ढेला है वो बिल्कुल जड़ में आ गई है इस पहाड़ के।
ऋषिकेश निवासी ऑटो चालक राजेश की ईमानदारी के महाराष्ट्र कोल्हापुर के पर्यटक कायल हो गए हैं। दरअसल कोल्हापुर की एक महिला पर्यटक अपने साथियों के साथ चारधाम यात्रा और ऋषिकेश के तमाम पर्यटक स्थलों को देखने के लिए ऋषिकेश पहुंची और इस दौरान वह अपने साथियों के साथ एक ऑटो में रामझूला से मायाकुंड के लिए बैठ गई। वहीं आपको बता दें कि मायाकुंड से उतरने के बाद महिला पर्यटक का पर्स ऑटो में ही छूट गया, जिसमें हजारों रुपए की नकदी, महंगा मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज रखे थे। कुछ दूरी पर जाने के बाद ड्राइवर राजेश ने ऑटो की पहली सीट पर पर्स गिरा हुआ देखा, लेकिन काफी तलाशने के बाद भी पर्यटक मायाकुंड में राजेश को नहीं मिले। राजेश ने पर्स मिलने की जानकारी ऑटो यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज को दी। उसके बाद पर्स में रखे मोबाइल को ऑन करके पर्यटकों की तलाशी की गई। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद महिला पर्यटक को उसका सामान सुरक्षित लौटा दिया गया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में मसूरी के होटल के सभागार में हरियाली तीज का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान तीज प्रतियोगिता के साथ साथ तीज क्वीन प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं आपको बता दें कि जसबीर कौर ने देश और प्रदेश वासियों को हरियाली तीज की बधाई देते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे निकल रही हैं। राजनीति हो, विज्ञान हो, तकनीक हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अलग मुकाम हासिल किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने तीज गायन और लोक सांस्कृतिक नृत्य की मनमोहक परिस्थितियां भी दी और जिसमें मौजूद श्रोताओं के मन को मोह लिया। जसबीर कौर ने बताया कि हरियाली तीज के दिन युवतियों और बच्चे सज संवर कर हरे रंग के परंपरागत परिधान धारण करती हैं और इस मौके पर सुहागिनें हाथों में मेहंदी लगाती हैं और हरियाणा के परंपरागत व्यंजन गुलगुले, सुहाली, खीर, हलवा, चूरमा आदि बनाकर सामूहिक रूप से भोज के रूप में इसे ग्रहण करती हैं। महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती से दुनिया में सुख, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। हरियाली तीज के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को, माता बहनों सबको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और ये त्योहार जो है पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये कार्यक्रम मनाया जाता है, क्योंकि आज तीज है, आज चांद भी शुक्ल पक्ष का तीसरा है। पाकिस्तान के मुल्तान शहर से आई मुल्तान जोत आज हरिद्वार पहुंची और धूमधाम के साथ मुल्तान जोत महोत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि जहां बड़ी संख्या में मुल्तान समाज के लोगों ने हर की पौड़ी पर मां गंगा के साथ दूध की होली खेली और गंगा पूजन के साथ हवन यज्ञ भी किया गया। वहीं बताते चले कि अखिल भारतीय मुल्तान युवा संगठन से जुड़े लोग आजादी से पहले वर्ष 1913 से पाकिस्तान के मुल्तान शहर से मुल्तान जोत को हरिद्वार लेकर आते हैं और इस बार उन्होंने 113वीं मुल्तान जोत महोत्सव मनाया। वहीं संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि मां गंगा से सनातन धर्म की रक्षा, आपसी भाईचारे को बनाए रखने और विश्व शांति की कामना को लेकर मुल्तान जोत महोत्सव मनाया जाता है। बताते चले कि साल भर उन्हें इस दिन का इंतजार रहता है और इस महोत्सव के जरिए भारत और पाकिस्तान के लोगों को मिलने का भी अवसर प्राप्त होता है। कमल के फूल अपने परिवार के साथ सबसे प्रवाहित कराया है और महसूस होता है कि ये कार्य हम हर साल करें और एक इंतजार होता है इस दिन का कि कब वो दिन आएगा। और भगवान ने हमारी आज मनोकामना पूर्ण की कि हम सब लोग एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं। हिंदू समाज की संगठन करने के लिए ये जोत को प्रवाहित की थी। जोत का महोत्सव हमारा एक फैमिली महोत्सव है और पूरा साल हम इसकी बहुत दिल से इंतजार करते हैं कि कब ये महोत्सव आएगा और कब हम लोग मिलेंगे और कब गंगा मैया के हमारे दर्शन होंगे। और इतना एंजॉय करते हैं हम लोग। इसमें हम अपने बच्चों को भी साथ जोड़ रहे हैं ताकि उनको भी संस्कार मिले। हमारे पूर्वजों ने जो किया हमारे बच्चे भी आगे कर सके, इस संस्था को आगे बढ़ा सके। ये हमारा एक फैमिली महोत्सव है। जय गंगा मैया।
उत्तराखंड इस समय भारी बारिश की मार झेल रहा है। मैदानों में जहां बाढ़ जैसे हालात हैं तो वहीं पहाड़ों पे अक्सर बादल फटना और अतिवृष्टि की घटनाओं में इजाफा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाओं में पानी का तेज वेग अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, पेड़, चट्टानें भी बहाकर लेकर आता है। बरसात के मौसम के बाद इस बड़े बोल्डरों और मलबे को न हटा पाना खतरे का सबब बनता जा रहा है। वहीं आपको बताते चलें कि चमोली जनपद के थराली तहसील की जहां 2018 में सोल घाटी के डाबर बगर में बादल फटने से भारी तबाही मची थी और इस तबाही ने कई दुकानें, कई गाड़ियां समेत मोटर पुल भी अपने साथ बहा दिए। पिंडर नदी की इस सहायक नदी का पिंडर नदी से संगम थराली गांव के पास यानी थराली देवाल तिराहे के पास होता है, जहां प्राणमती के तेज बहाव के साथ आए बड़े बोल्डरों ने आड़ लगाकर पिंडर के तेज बहाव को थाम लिया। पूर्व पहले 2018 में भी ये प्राणमती की तरह इसी प्रकार आया था और प्रशासन को भी पता है कि इससे पहले भी ये जो मलबा था ये पूरा पानी रोक चुका था। इससे उस समय भी पूरा दहशत का माहौल बना हुआ था। रात को करीब ये हर समय जो भी आ रहा है रात के समय आ रहा है। रात जब आज पूरी पब्लिक सो जा रही है, सोने के बाद ही ये नदी आ रही है और ये ऊपर जो बादल फट रहे हैं, बादल के फटने के बाद जो प्राणमती गदेरा है ये पूरी नदी को रोक रहा है। 2018-19 में जो प्राणमती जो पिंडर नदी की सहायक नदी है, इस पे जो बादल फटा हुआ था तो उस समय से ही ऐसी स्थिति बन गई थी कि इसके मुहाने पे तमाम बोल्डर्स और इसका मलबा जो गाद के रूप में है वो जमा हो गया था। और उस समय अगर प्रशासन इसको संज्ञान में लेता इस मामले को, और मैं समझता हूं कि उस समय वो मलबा को वहां पर हटा दिया जाता और नदी के मुहाने को साफ कर दिया जाता, तो आज जो वर्तमान में आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पिंडर नदी जो है कि एक झील के रूप में हम लोगों के बीच में खड़ी हो चुकी है। यहाँ पर अधिशासी एवं इरीगेशन उस साइड पर गए हुए थे, मैं भी वहाँ पर था। और निश्चित रूप से क्योंकि इस तेज फॉल वाला जो ये नाला है हमारा प्राणमती का, बहुत बड़ा कैचमेंट का इसमें मटेरियल आता है और उसका कहीं न कहीं अंतिम छोर जो हमारा ये पिंडर का बहाव है उसको रोक देता है। वहाँ पर बहुत सारे लगभग 2 मीटर से ऊपर ही वहाँ पर मलबा रुक गया है। उसने वहाँ पर नदी के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। थोड़ा सा इसको अभी एक वेग नदी का कम हो जाए तो इसका एक सर्वे करवाया जाना उचित रहेगा और उसके बाद फिर जो भी शासन की नीतियां हैं नियमानुसार ही उसमें फिर मलबे का जो है निस्तारण करा जाएगा। क्या वर्तमान में कोई ऐसा संयुक्त सर्वे करवाया जाएगा हाल फिलहाल में कोई ऐसा सर्वे करवाया जाएगा विभागों की कोऑर्डिनेशन को लेकर, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग भी बचाया जा सके? बिल्कुल इसमें बीआरओ का जो है और हमारे भूगर्भीय वैज्ञानिक जो रहते हैं उनका और सिंचाई विभाग इन तीनों से ही जॉइंटली सर्वे करवाया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look,